नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अकादमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की क्लास में हैं। हिस्ट्री पेपर 2 की क्लास में हैं। अभी तक हम लोगों ने मौर्य काल के सभी आयामों को समाप्त कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल के अंतर्गत हम लोग राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, वंशावली, समाज, कृषि, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, भू अनुदान, गुप्तकालीन मंदिर, सिक्के, स्थापत्य कला, उनका उद्भव, विकास कैसे हुआ, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान में, गणित में, औषधि विकास में, जो कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक विषय को पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। फायान की भारत यात्रा, एक एक प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गुप्त काल। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग गुप्तकालीन वंशावली वंशावली पढ़ेंगे। उसके नंबर हम लोग उसका उद्भव और विकास, उसके बाद हम लोग एक व्यक्ति हैं फायान, फायान की भारत यात्रा, गुप्त काल में जो नवरत्न थे, उसके साथ साथ हम लोग अब गुप्तकालीन सांस्कृतिक जीवन, गुप्तकालीन सांस्कृतिक जीवन। अब सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले समाज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्थिति, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, फिर पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कला, पढ़ेंगे कला, स्थापत्य कला। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इतना विषय को, एक एक विषय को कंप्लीट करेंगे। 2-3 क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, 2 क्लास में। तो प्रारंभ करते हैं। हाँ, हमने यहाँ लिख भी रखा है। गुप्तकालीन सबसे पहले वंशावली पढ़ेंगे, फायान की भारत यात्रा, गुप्तकालीन नवरत्न, गुप्तकालीन सांस्कृतिक जीवन, इसके अंदर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और कला और स्थापत्य, इतना टॉपिक हम लोग गुप्त काल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डाल लेते हैं गुप्त काल। तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राचीन भारत का मात्र ऐसा राज्य था जहां सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में उन्नति देखने को मिलती है। मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य जो है वो, उसका विस्तार तो था, लेकिन जो गुप्त कालीन में उसमें बहुआयामी विकास हुआ है। इसी कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है।
हर आयाम में विकास हुआ, जैसे राजनीतिक में है, संस्कृति में, भाषा साहित्य में, आर्थिक में है, कला में है। पूरे प्राचीन भारत में नई नई पद्धतियां मानवों ने निर्मित करी हैं। तो इसी को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एक लाइन में। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे बस यही छोटे छोटे लिख सकते हैं, गुप्त कालीन बहुआयामी विकास देखने को मिले, है ना। गुप्त काल में बहुआयामी विकास देखने को मिला, जिसके अंतर्गत इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। हर आयाम में विकास हुआ, जैसे राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, भाषा साहित्य की तरफ विकास, भाषा साहित्य के क्षेत्र में विकास, आर्थिक के क्षेत्र में विकास, आर्थिक क्षेत्र में विकास। सबसे बड़ी बात तो यह है, यहाँ कला के क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब हम लोग गुप्त साम्राज्य की वंशावली पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले श्रीगुप्त जो हैं ये सामंत शासक रहे हैं। कौन रहा है? श्रीगुप्त। इनका समय जो है 275 से 300 ईस्वी रहा लगभग। ये जो है सामंत शासक थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य का इन्होंने गुप्त साम्राज्य का काफी विस्तार किया, लेकिन इन्होंने कभी खुद को राजा नहीं घोषित कर पाया। इसके बाद इनके बाद इनका भाई छोटा हुआ, उसका नाम था घटोत्कच। ये 300 से 319 रहा। घटोत्कच ने गद्दी संभाली। उसके बाद जो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त का बेटा हुआ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ये 319 में। इसने गद्दी संभाली। अब चंद्रगुप्त के विषय में क्या है? चंद्रगुप्त जो है पड़ोस के राज्य में लिच्छव कुल की लड़की थी कुमार देवी। तो लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी, कुमार देवी लिच्छवी कुल की।
से विवाह किया। और जब ये विवाह करेगा लिच्छवी कुमार देवी से, तो उसकी जो शक्ति होगी ना, वो सशक्त हो जाएगी। शक्ति सशक्त हो जाएगी। और इसने अपने आप को संप्रभुत्व शासक घोषित किया। पहला संप्रभुत्व शासक कौन है? इसने अपने आप को संप्रभुत्व शासक घोषित किया। इसलिए गुप्त साम्राज्य की स्थापना का काल, अच्छा, ये ये जो श्रीगुप्त है, ये सामंत शासक की तरह है। सामंत शब्द तो जान ही रहे हैं, हम लोग सामंत पढ़ेंगे, जो राजा के अधीन भूमि पर नियंत्रण रखने वाला हो। हम्म और जो राजा का राजनीतिक सहयोगी हो। और बाद में कुछ राजा ने जो सामंतों को अधिकार दे दिए, और वो खुद से निर्णय लेने लगे। और जब निर्णय लेने लगे, तो कुछ समझ ही रहे हैं, सामंत शासक अपनी संप्रभुता घोषित करने लगे, तानाशाही दिखाने लगे, है ना, जो नीति निर्माण करने की क्षमता रखते थे। तो उसके बाद श्रीगुप्त के बाद इसका बेटा घटोत्कच, इसने गद्दी संभाली। उसके बाद में ये जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त 319 में, ये तो चंद्रगुप्त को संप्रभुत्व शासक माना जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, इसने लिच्छव कुल की कन्या कुमार देवी से शादी की। अब इसने लिच्छव प्रकार या राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए। इसने लिच्छवी प्रकार या राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त के बाद जो शासक बनेगा, वो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के विषय में इसकी उपाधियां थी: धरणीबंध, अश्वमेधकर्ता, परमांक आदि उपाधियां धारण करी इसने। इसने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर से दक्षिण तक। इसके समय में एक महत्वपूर्ण है स्रोत, प्रयाग प्रशस्त। प्रयाग प्रशस्त लेख मिला। लिखा किसने था? लेखक है इसका हरिशेन। हरिशेन कौन था? इसका दरबारी कवि था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रयाग प्रशस्त। इसका लेखक हरिशेन था, दरबारी कवि था। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, और शैली जो है वो चंपू शैली है। चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली समझ रहे? गद्य और पद्य दोनों मिक्स। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, मिक्स है। यहां तक समझ में आया? समुद्रगुप्त के विषय में लिखा गया है कि वो देवताओं के समान था, बहुत खूबसूरत था, बहुत धनवान था। सबसे बड़ी बात है, इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत साम्राज्य विस्तार किया। दक्षिण में इसने साम्राज्य विस्तार के लिए 9 राजाओं को हराया। पल्लवों को हराया, पूर्व में असम में
कामरूप तक के क्षेत्र को जीतता है, और जब दक्षिण जाता है, दक्षिण में अभियान करता है, फिर उत्तर भारत आता है, फिर से विद्रोह उत्तर भारत में करने लगे, तो फिर से उस विद्रोह को दबाता है। उसने दक्षिण भारत में जो नीति अपनाई, उस नीति को एक नाम दिया, इसका नाम रखा उसने ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण। ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, जो ग्रहण का अर्थ ये है, जो ऐसी नीति जिसमें समुद्रगुप्त ने जिन राज्यों को जीता, अपने राज्य में मिला लिया, है ना, अपने राज्य में मिला लिया। और मोक्ष का मतलब है जिन राज्यों को जीता उन्हें माफ कर दिया और उनको स्वतंत्र जाने दिया। और अनुग्रह का मतलब है जिन राज्यों को जीता और उन राज्यों को अपनी अधीनता में राजाओं को अनुमति दे दी राज्य करने की। तो अपनी अधीनता में राज्य करने की अनुमति दे दी। कहा ठीक है, जाओ राज करिए जगह। समुद्रगुप्त के सिक्के जो मिले हैं, सबसे पहले वीणा वादन प्रकार का सिक्के, वीणा वादन प्रकार सिक्के, ये क्या थे? वीणा वादन प्रकार सिक्के मतलब संगीत प्रेमी को दिखाता है, संगीत प्रेमी वीणा लिए हुए सिक्के पर चिन्ह अंकित है। अच्छा, सिक्कों के विषय में हमने बताया, सिक्के जो है ये इनका एक अध्ययन शास्त्र ही होता है। मुद्राओं का उस समय की मुद्रा जो होती है उसकी धातु का पता लगाना, जैसे जो राजा है वो संगीत प्रेमी है, या वो पोशाक किस तरीके से पहना है, ये सारी चीजें हमको सिक्कों से पता चलती हैं। पढ़ेंगे सिक्कों के विषय में, जब पढ़ेंगे तो पूरा बताएंगे आपको विस्तार से। अश्वमेध प्रकार का दूसरा है, अश्वमेध प्रकार के सिक्के। इसमें क्या है? अश्वमेध प्रकार का जो सिक्का, यज्ञ जैसे कार्य किए, यज्ञ जैसे कार्य करते हुए दिखाया गया इनको। तीसरा जो है गरुड़ राज चिन्ह प्रकार के सिक्के, गरुड़ राज चिन्ह प्रकार के सिक्के। तो इसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने वैष्णव धर्म को ये लोग मानते थे, और विष्णु का जो वाहक है गरुड़ है ना, विष्णु का, भगवान विष्णु का वाहक जो है गरुड़ है, जैसे शिव का वाहक नंदी है, उसी तरीके से। और इसको इन्होंने चिन्ह बनाया सिक्कों पर, इसको सिक्कों पर चिन्ह बनाया। ओके, यहां तक समझ में आया। और इनके सिक्के मिले हैं, ये व्याघ्रहनन प्रकार के सिक्के हैं, व्याघ्रहनन। इसके अंतर्गत क्या था, जैसे शिकार करता हुआ वीर योद्धा, इस टाइप का दिखाया गया। नेक्स्ट जो है, आप देख सकते हैं धनुर्धर प्रकार के सिक्के। इसके अंतर्गत क्या है, युद्ध के अस्त्र शस्त्र में धनुष का प्रयोग करते हुए, है ना, तो धनुष का प्रयोग करते हुए। परस प्रकार के सिक्के, इसके अंतर्गत क्या है,
ये फरसा है जो है ना, परशुराम का फरसा, फरसा पकड़े हुए। और इसमें ये जो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं, वीणावादन प्रकार, अश्वमेध प्रकार, गरुड़ चिन्ह, व्याघ्रहण प्रकार, धनुर्धर प्रकार, परशु प्रकार, तो इसमें सबसे ज्यादा जो सिक्के मिले वो धनुर्धर प्रकार के सिक्के मिले, ये वाला। लगभग 6 प्रकार के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों को आप याद कर लीजिए। इसकी नीति थी, एक तो नीति थी आत्मोन्नयन नीति थी। आत्मोन्नयन नीति ये क्या था भाई? आत्मोन्नयन, जो राजा स्वयं को उसके अधीन हो गए उसे आत्मोन्नयन नीति कह दिया। राजा स्वयं से इसके अधीन हो गए। दूसरी नीति थी कन्योपायन। ये क्या नीति थी? कुछ राजा जो है ना, अपनी कन्या की शादी गुप्त सासू के साथ कर देते थे, और उनके जो मधुर संबंध होते थे उन्हें कन्योपायन कहा जाता था। समझ पा रहे हैं? शादी के बाद जिनसे मधुर संबंध बने उन्हें कन्योपायन कहा जाता था। शादी के बाद मधुर संबंध बने जिन राजाओं के साथ, उन्हें कन्योपायन कहा जाता है ना। आप मौर्य काल में पढ़ चुके हैं। जब मौर्य काल में आपने पढ़ा था, जब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी हेलेना के साथ, तो हेलेना का पापा सेल्यूकस निकेटर, उसने 4 राज्य दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और एक और कौन सा था, आप देख के बताना। तो इस तरीके से 4 राज्यों को उन्होंने दान में दिया था। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो, और शादी में आपका राज्य विस्तार के लिए आज के समय में भाई राजा महाराजा वाला तो सिस्टम है। मान लीजिए आपके पापा ने, जो लड़की का पापा है उसने एक फैक्ट्री दे दी, कहा उस शहर में एक मुंबई शहर में एक बड़ी फैक्ट्री है, तो आप उस फैक्ट्री के मालिक हो गए। उससे जितना आपको आमदनी आ रहा है, जितना लेबर है, जितना वर्कर है, वो सब, जीएम है, जनरल मैनेजर वगैरह, वो सब आपके अधीन हो जाए। इसी तरीके से वो साम्राज्य विस्तार के लिए एक राज्य दे देते थे। उस राज्य का जितना राजस्व कर होता था वो इनको मिलने लगता था। ये नीतियां थी, वैवाहिक नीतियां थी। विदेश नीति भी पड़ोसी राज्यों से जो संबंधी नीतियां थी। जैसे एक शब्द मिला है इनका, गरुण मंदक। गरुण मंदक, ये क्या था? ये गरुण मुद्रा युक्त राज्य करने का अधिकार देता था, एक लेटर जारी करते थे, है ना, जिसपे गरुड़ का चिन्ह बना रहता था। ये लेटर जारी किए जाते थे दूसरे राज्यों के लिए। बाकी आत्मोन्नयन जानेंगे, समझी गए आप, जो स्वयं से आत्मोन्नयन समझ गए आप, जो स्वयं से अधीन हो गए। कन्योपायन समझी गए, शादी के बाद मधुर संबंध बने, उन्हें कन्योपायन कहा गया। गरुण मंदक समझ गए, ये विदेश नीति थी, है ना। अब इसके बाद सम, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आएगा। कौन है? रामगुप्त। ये 375 से कुछ महीनों के लिए गद्दी पर बैठेगा। रामगुप्त, अगर समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी रामगुप्त की बात करते हैं, रामगुप्त राजा था या नहीं था, विवाद मिलता है, विवादित है। और इसके बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य होगा। तो समुद्रगुप्त के बाद जो रामगुप्त हुआ 375 ईस्वी में, तो जो रामगुप्त है, तो ये क्या करता है, इसने शासन संभाला, और पश्चिमी सीमा पर उस समय शकों ने हमला कर दिया। जब शकों ने हमला बोला, तो रामगुप्त उस हमले के प्रतिकार के रूप में गया प्रतिकार करने के लिए, लेकिन इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसको गिरफ्तार कर लिया गया।
जब गिरफ्तार कर लिया गया तो शक राजा जो था इसने एक शर्त रखी। शर्त ये रखी कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, ऑफर दिया, जान बचाना चाहते हैं तो युद्ध में हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाने के साथ साथ आपकी पत्नी, इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, ध्रुव देवी इसकी पत्नी थी। तो इसने कहा, शक राजा जो था उसने कहा कि आप हर्जाने के साथ साथ अपनी पत्नी, खूबसूरत पत्नी ध्रुव देवी को तुम अगर दे दोगे तो तुम्हारी मैं जान बख्श दूंगा। रामगुप्त लालची आदमी था, लालच में कह दिया हाँ। जो लालच में हाँ कर दिया, ये वापस जब राजधानी पहुंचा, जब राजधानी वापस पहुंचा तो वहां इसने इस बात की सूचना उत्तराधिकारियों को, सॉरी, इस बात की उसने सूचना अपने परिवार के व्यक्तियों को दी और वहां के लोगों को बताया। लोगों के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। इसका एक भाई था, छोटा भाई, छोटा भाई था, भाई का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उसने कहा ठीक है भैया, एक काम करो, आप संदेश भिजवा दो, संदेश भिजवा दो और कह दो कि जो ध्रुव देवी है वो लगभग 50 सहेलियों के साथ आपके खेमे में पहुंचेगी। अच्छा, 51 लगभग पालकियां तैयार करेंगी, पालकियां तैयार करेंगी 51 लगभग, और इन पालकियों में सभी सैनिकों को बैठा दिया गया। अच्छा, जो शक, इन्होंने क्या किया, बिना जांच के शाही पालकी को खेमे में पहुंचा दिया और जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बैठा था उस टोली को राजा के पास भेज दिया गया। अच्छा, राजा के पास भेज दिया गया। थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी आवाज आई और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तलवार लेकर के बाहर निकला। रक्त रंजित हाथों में तलवार लिए हो, खून से लथपथ लहू बहाता हुआ। जो शक राजा था उसकी हत्या कर दी उसने, और इशारा पाते ही उसके जितने सैनिक थे वह क्या किए, वो लोग भी खेमे में टूट पड़े, शकों पर हमला कर दिया। सब, कुछ सैनिक वहां के जान बचाकर भागे, कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए। उसने अपनी भाई की हार का और भाभी के अपमान का बदला लिया, ऐसा वर्णन मिलता है। ये वर्णन मिलता कहाँ है, ये वर्णन मिलता है देवी चंद्र गुप्तम, इसे विशाखदत्त ने लिखा है। ये स्रोत है, इसका वर्णन मिलता है देवी चंद्र गुप्तम और इसको लिखा है विशाखदत्त ने, विशाखदत्त ने। ये प्रश्न बनता है आपसे, ये किताब पूछी जाएगी आपसे। ये कहानी है, वास्तविक है कि नहीं है इसका काट्य कोई प्रमाण नहीं है। कुछ इसके सिक्के मिले हैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जहां रामगुप्त नाम लिखा मिला है। इतिहासकारों में मतभेद है, रामगुप्त नाम का शासक हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, इसी नाटक में आगे वर्णन मिलता है, अच्छा इसी नाटक में आगे वर्णन मिलता है कि उसने अपने बड़े भाई की जगह गद्दी संभाल ली और ध्रुव देवी से शादी कर ली। कौन था ये, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और इसने कब से कब गद्दी संभाली, 375 से 415 ईस्वी तक। ये शक्तिशाली शासक था। अब इसके समय में देवी चंद्रगुप्तम लेखक विशाखदत्त की बात हम लोगों ने भी करी। इसकी पत्नी जो थी, इसने शादी कर ली अपनी जो भाई की पत्नी थी ध्रुव देवी, तो पत्नी इसकी होगी ध्रुव देवी, ध्रुव देवी इसकी पत्नी हो गई। अब पुत्री इसकी एक हुई, पुत्री का नाम था प्रभावती, प्रभावती। और इसने प्रभावती का विवाह वकाटक ने सरवर्मन से किया। प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश सरवर्मन से किया।
इसकी उपाधि जो है विक्रमादित्य रखी इसने। और इसने अपनी पुत्री के साथ मिलकर के साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार किया। दरअसल हुआ क्या, ऐसा वर्णन मिलता है जब प्रभावती की शादी हुई तो जो वकाटक नरेश थे उसकी मृत्यु हो गई और प्रभावती हो गई विधवा। जब प्रभावती विधवा हो गई तो पिता ने वकाटक सेना का अपनी सेना में इस्तेमाल करते हुए शकों पर हमला बोला, शकों का राज्य अपने क्षेत्र में मिला लिया। और कहा जाता है चंद्रगुप्त के समय दरबार में 9 कवि थे, 9 विशेषज्ञ थे। नौ विशेषज्ञ थे जिसमें नौ रत्न भी बोलते हैं। नौ रत्न इसमें कौन कौन से, सबसे महत्वपूर्ण तो है कालिदास। सबसे महत्वपूर्ण कालिदास, वही कालिदास। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर अभी इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ इनके विषय में जानते हैं। इन्होंने उस समय विषय, बहुत सारी विषय वस्तु पर किताबें लिखी, महाकाव्य लिखे, नाटक लिखे। दूसरे नंबर में थे, इनकी किताबें लिखा देंगे आपको, मिलान के लिए पूछता है। अमरनाथ, अमरनाथ साहब थे। तो अमरनाथ ने क्या लिखा, अमरकोश, अमरकोश लिखा। तीसरे नंबर में थे वारामिहिर, वारामिहिर। चौथे नंबर में थे धनवंतरी। ये महात्मा वेदाचार्य थे। मतलब वेदाचार्य, वेदाचार्य का मतलब जो औषधि से संबंधित थे, मानव जीवों के, है ना, संबंध। उसके बाद में थे छपणक, ये काम के नहीं है, पूछे ही नहीं जाता है। शकु थे, वरुचि थे, घटकर्यर थे, वैताल भट्ट थे। इसमें ये, इसमें महत्वपूर्ण है कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह लिखा इन्होंने। अमरनाथ, अमरकोश लिखा, वारामिहिर है, धन्वंतरी है। ये 4-5 काम के हैं। इनको आपको पढ़ना है, इनकी किताबें पढ़ना पड़ेगी। कौन किसने क्या लिखा है ये मिलान के लिए इनका बुक्स वगैरह पूछता है। वारामिहिर, धन्वंतरी और ये सब एक तो अलग से लिस्ट दे देंगे जिसमें किताबें वगैरह रहे। ये भाषा साहित्य के जानकार हैं, कुछ कुछ इसमें औषधि के जानकार हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की कुछ मुद्राएं मिली। चलिए मुद्राएं लिख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य मुद्राएं। सबसे पहले धनुधरी प्रकार मुद्रा, दूसरी, दूसरी जो है सिंह निहत्ता प्रकार मुद्रा, सिंह निहंता प्रकार मुद्रा। आगे लिखते जाइए, है ना। तीसरा अश्वरोही प्रकार, अश्वरोही प्रकार। चौथा है छत्रधारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार मुद्रा, मुद्रा, है ना। मुद्रा आगे लिखते जाइए। पर्यंतक प्रकार मुद्रा, राजा रानी प्रकार मुद्रा, ध्वजधारी प्रकार मुद्रा, के बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद हम लोग बात करें तो रजत मुद्रा,
मतलब चांदी की मुद्रा। ये वैष्णव प्रतीक चिन्ह युक्त सिक्के मिले हैं। और दूसरे नंबर गरुण प्रकार के। गरुण अभी हमने बताया भगवान विष्णु का वाहक था। चलिए ताम्र मुद्रा, तांबे की जो है, ये चक्र मुद्रा प्रकार का मिला है, चक्र प्रकार का। धनुर्धरी प्रकार का। छत्रधारी प्रकार। ऊर्ध्वकाय मुद्रा। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक आते आते गुप्त काल चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक आते आते जो गुप्त काल था वो चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुका था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आगे दो उत्तराधिकारी हुए, वो भी अपना साम्राज्य को बनाए रखने में सफल रहेंगे। विदेशी हमले होंगे, हुनों का आक्रमण होगा। इसका जो अगला उत्तराधिकारी होगा, अच्छा इसी के समय एक और छोटी सी बात है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसी के समय एक छोटी सी बात है, इसको नोट कर लीजिए। फायान आता है, ये 399 में आया है और 414 तक रहा है। ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री है। समझ रहे? और इसकी जो इसने लिखा, यात्रा वृतांत लिखा है, उसका नाम है, इसका यात्रा वृतांत है, उसका नाम है को को ई। पूछा जाता है, बहुत बहुत पूछा जाता है। फायान कब आया ये डेट पूछता है और इसकी ये किताब पूछता है। अच्छा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो दूसरा उत्तराधिकारी हुआ, वो हुआ उसका बेटा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है ये 415 से 455 तक। अच्छा कुमारगुप्त के विषय में क्या महत्वपूर्ण है, इसकी जो उपाधि थी, उपाधि इसने रखी है महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य। अच्छा इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 200 गांव दान में दिए थे। 200 गांव दान में दिए। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना हेतु। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय में हुई थी, तो कौन है, कुमारगुप्त है। इसने कितने गांव दिए थे दान में, 200 गांव। 200 गांव दान में देने का मतलब क्या है, इसका राजस्व देता था, तो वहां से एक तो ये। दूसरा महत्वपूर्ण है, प्रथम हूण आक्रमण इसके समय में हुआ। प्रथम हूण आक्रमण इसके समय में हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुमारगुप्त का जो स्रोत मिलता है हमको जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त के कुछ सिक्के हैं, कुमारगुप्त के सिक्के देख लो, स्वर्ण सिक्के। इसमें निहंता प्रकार, गजारोही प्रकार, गजारोही प्रकार, कार्तिकेय प्रकार, गैंग प्रकार। मतलब गजारोही गज के साथ, हाथी के साथ। कार्तिकेय मतलब जो कार्तिकेय की पूजा होती है उत्तर भारत में। गैंग प्रकार मतलब जो समूह में हमला करने जा रहा है या समूह में शिकार करने जा रहा है, इस प्रकार के सिक्के। रजत मुद्रा देख लीजिए, रजत मुद्रा, चांदी की जो मुद्रा है। गरुण प्रकार,
गरुड़ हमने कई बार बताया आपको, भगवान विष्णु का वाहक। गरुड़ प्रकार। धनुधारी प्रकार। धनुधारी प्रकार। इसके बाद इसके बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो स्कंदगुप्त हुआ। ये 455 से 467 ईस्वी तक। कुमारगुप्त के बाद उसका बेटा स्कंदगुप्त बैठता है गद्दी पर। और स्कंदगुप्त जो है, इसने गद्दी संभालने का कार्य करता है। इसके जो सिक्के हैं, धनुधरी प्रकार, राजा रानी प्रकार। क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए अभी समय बहुत ज्यादा होने जा रहा है, लंबी क्लास हो जा रही, इसलिए थोड़ा जल्दी में खींच रहे हैं। छत्रधारी प्रकार सिक्के इसके मिले हैं। अश्वरोही प्रकार। और जो रजत मुद्राएं मिली हैं, रजत मुद्राओं में नंदी प्रकार। पूछता है प्रश्न, नंदी प्रकार सिक्का पहली बार कहाँ? पहली शैव धर्म का प्रतीक जो है, अभी तक वैष्णव धर्म के प्रतीक मिल रहा था, शैव धर्म का प्रतीक। हमने कहा नंदी जो है ये किसके वाहक है? भगवान शिव के। वेदी प्रकार। अच्छा, स्कंदगुप्त तक तो गुप्तों का राज्य बना रहा, क्योंकि इसने जो गुप्तों की गद्दी है उसको संभाले रखा, उसके साम्राज्य को संभाले रखने का कार्य किया। लेकिन इसके बाद जो हुए शासक, नाम मिलता है पुरुगुप्त का। पुरुगुप्त, ये 467 से 476 तक रहा। इसके बाद कुमारगुप्त सेकेंड, द्वितीय है ना, इसके समय में राज्य कमजोर पड़ गया, राज्य कमजोर हुआ। और जो कुमारगुप्त था, ये कुमारगुप्त के समय में राज्य कमजोर हुआ। कुमारगुप्त के बाद जो मिलता है वो है बुद्धगुप्त। नवा शासक जो है बुद्धगुप्त मिलता है। और बुद्धगुप्त के समय में हुणों का सेकेंड आक्रमण होता है, हुण आक्रमण, द्वितीय आक्रमण होता है। और अब ये जो गुप्तों का साम्राज्य है, तीन भागों में बट गया था। एक पूर्व में वैन्यगुप्त नाम का व्यक्ति जो था वो देख रहा था, और केंद्र में बुद्धगुप्त देख रहा था। पश्चिम में भानुगुप्त नाम का व्यक्ति देख रहा था शासन। वंशावली में जो नाम मिलता है वो बुद्धगुप्त का नाम ही मिलता है। इसी समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है। बुद्धगुप्त के समय एक सेनापति था गोपराज। तो गोपराज का ऐसा वर्णन मिलता है, युद्ध में मारा गया, और उसका जो शरीर था वो जब उसके घर लाया गया तो उसकी पत्नी ने उसके शरीर के साथ आत्महत्या कर ली थी। तो ये एक जगह है एरर, ये एमपी में है। तो 510 ईस्वी में एरण में एक पत्थर पर अभिलेख मिला जिसपे प्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यहां तक वंशावली की बात थी। यदि पूछे प्राचीन भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो 510 ईस्वी में और एरण अभिलेख में। बुद्धगुप्त का बेटा था नरसिंह गुप्त बालादित्य, यह अंतिम शक्तिशाली सम्राट था। इसके समय में तीसरा हुण युद्ध हुआ। इस तरीके से हम लोग यहाँ वंशावली को रिपीट कर लेंगे एक बार। सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद ये सामंत शासक था, उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, पुरगुप्त, है ना? उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, फिर बुद्धगुप्त। इसके समय में दो शासक और मिलते हैं, भानुगुप्त और वैनगुप्त, लेकिन वंशावली में इसी का नाम मिलता है, इन दोनों का नहीं मिलता है।
फिर नरसिंह बालादित्य, अनिशा सर। यहाँ तक आज की क्लास, यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई प्रश्न है, सुझाव है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ये हमारा मेल है। थैंक यू।